हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसके पहले के 2 वीडियोज़ में हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था कि अकाउंट्स किस तरह से बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है और उसके कुछ एडजस्टमेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे फाइनल अकाउंट के ऊपर कि सॉल्व किया कैसे जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब देखेंगे। उसके पहले एक और चीज़ बता दो आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन लेक्चर्स अच्छे से देखना। उससे होगा क्या, थोड़े बेसिक आइडियाज़ हम लोग को आ जाएंगे कि अकाउंट बनता कैसे है। थोड़ा अच्छे से देखना, एक बार अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देखना, रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये ज़रूर करना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियो देखने से पहले। एक और बात बता दूँ, जब आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे, हो सके तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा कर देखना, मतलब 144 और 144 पे मत देखना, हो सके तो 240 पे भी मत देखना, 360 या फिर उसके ऊपर वाला क्वालिटी देखना। उससे थोड़ा बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है अच्छे से दिखेगा। तो हो सके तो इतना एक चीज़ कर लेना, 480 और 360 से भी 480 थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो हो सके 360 या फिर 480 भी चल जाएगा। आप अपने हिसाब से देखना जो आपको विजिबल हो अच्छे से, बोर्ड पे लिखा हुआ, ताकि क्लियर दिख सके। आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक में के ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। एक स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा और सिंपल क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। हम साथ साथ पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, पोस्टिंग बाद में करेंगे, ठीक है। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स है सतीश और प्रमोद। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 बनाने बोला है। यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही बनाने बोला है। बैलेंस शीट के बारे में तो कुछ भी बोला नहीं है, तो बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सही बात है। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बनाने बोला है, निकालने बोला है, मतलब बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे हम लोग, लेकिन फॉर्मेट में देखना, बोर्ड पे मैंने बना के रखा हो, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि अगर कोई बैलेंस शीट वाला आइटम जैसे कोई एसेट या लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हो तो उसका पोस्टिंग कहाँ पे करना है वो एक बार हम लोग देख लेंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए था, एग्जाम में आप नहीं भी बनाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब हमें दिया है ट्रायल बैलेंस। देखना ट्रायल बैलेंस किस तरह से दिखता है। उसका 2 डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है, ठीक है। एक और चीज़, ट्रायल बैलेंस को हम जब पोस्टिंग करेंगे, एक डेबिट साइड जो दिखा है ना, डेबिट साइड का याद रखना, डेबिट साइड में जितनी भी आइटम्स है, किसी भी अकाउंट में जाने दो, या ट्रेडिंग में जाने दो या पीएनएल में जाने दो, अगर वो डेबिट में लिखा है तो डेबिट साइड में ही जाएगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में है तो आंसर में, मतलब ट्रेडिंग या फिर पीएनएल में, उसकी साइड क्रेडिट ही होगी, ठीक है। अगर वो बैलेंस शीट में जाता है तो डेबिट वाला एसेट होता है, और क्रेडिट वाला लायबिलिटी होता है। तो इतना एक चीज़ याद रखना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखना, अभी सबसे पहले डेबिट बैलेंस एक एक करके पोस्ट करेंगे हम लोग। कहाँ जाता है पहले वो देखेंगे, एक्चुअल पोस्टिंग बाद में करेंगे। तो मेरे साथ साथ में आप भी सोचते रहना कि कहाँ पर जाएगा। सबसे पहले स्टॉक, सोचो कहाँ पर जाता है स्टॉक कहाँ पर होता है, फैक्ट्री में। और ये डेट दिया है, देखो ब्रैकेट में, 1 अप्रैल 2018 है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, 218 लिखा है, 2018। ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक याद करो कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सबसे ऊपर, ठीक है। कल हम लोग ने फॉर्मेट में देखा था उसे। आगे परचेस क्या होता है, माल खरीदा, कहाँ पर जाएगा, माल खरीद के हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, ऑफिस का एक्सपेंस है या फैक्ट्री का है, तो ये फैक्ट्री का है ना। परचेस करेंगे माल, कहाँ पर जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। तो फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, देखो क्वेश्चन में भी डेबिट में दिया है तो जाएगा डेबिट में ही, सिर्फ पहचानना है कि अकाउंट कौन सा, तो अकाउंट कौन सा रहेगा, ये फैक्ट्री का, मतलब ही ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस करके फैक्ट्री में लिख देंगे, ठीक है। आगे वेजेस क्या होता है पता है, वेजेस डेबिट में मतलब जाएगा डेबिट में, लेकिन अकाउंट कौन सा रहेगा, वेजेस मतलब लेबर्स को जो भी हम लोग पेमेंट देते हैं उसे वेजेस कहा जाता है। तो वेजेस कहाँ पर जाएगा, फैक्ट्री में, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है।
दूसरा है इंश्योरेंस। अब देखना, इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है फैक्ट्री इंश्योरेंस, एक हो सकता है ऑफिस का इंश्योरेंस। लेकिन फैक्ट्री इंश्योरेंस जो होता है ना, वो क्लियरली बताया जाएगा क्वेश्चन में कि फैक्ट्री इंश्योरेंस है। अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है इसका मतलब वो फैक्ट्री का नहीं है, और फैक्ट्री का नहीं है इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आगे अनप्रोडक्टिव वेजेस, देखना वेजेस लिखा है लेकिन उसके आगे एक वर्ड लिखा है अनप्रोडक्टिव। वेजेस को देख के हमें ये लग सकता है कि शायद ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि अनप्रोडक्टिव वेजेस थोड़ा अलग है वेजेस से। वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस में थोड़ा डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखना, वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस में डिफरेंस ये है, नाम से पता चला अनप्रोडक्टिव। हमारे पास दो टाइप के लेबर्स होते हैं, एक होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं। कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा लेबर्स रखते हैं ना, कि कोई वर्कर अगर नहीं आया, किसी रीज़न से उसकी छुट्टी हो गई, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं रुके। अगर हमारे प्रोडक्शन के लिए एग्जांपल 10 लेबर लगते हैं, लेकिन अगर किसी दिन कोई लेबर नहीं आया, छुट्टी हो गई या फिर कुछ भी बीमार पड़ गया, उसे कहीं जाना पड़ गया, तो अगर एक लेबर चला गया तो हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट हो गया ना, उससे अफेक्ट होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक या दो लेबर वर्कर्स क्या करेंगे, हमेशा एक्स्ट्रा रखेंगे। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे अनप्रोडक्टिव वेजेस, इनको जो हम लोग वेजेस देते हैं, अनप्रोडक्टिव लेबर को वेजेस अगर हम लोग देते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। इसका रीज़न ये है, हमें ये जो दो एक्स्ट्रा लेबर थे हमारे एग्जांपल में, दो लेबर, इनको अगर हम लोग नहीं भी पेमेंट किए तो क्या मेरा प्रोडक्शन रुकेगा? साल भर तो वो लोग फैक्ट्री में ही रहेंगे, लेकिन वो मेरे मेन लेबर्स नहीं है। इनको कब हम लोग लाएंगे? जब कोई लेबर एब्सेंट होगा या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन की डिमांड आ गई तब। तो अनप्रोडक्टिव लेबर या फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस, याद रखना, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि अनप्रोडक्टिव वेजेस है, ये ज़्यादा करके आइडल ही बैठे रहते हैं, इनका ज़्यादा काम नहीं होता। इसलिए इनको क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानेंगे, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस क्या होता है? गोडाउन। गोडाउन क्या काम आता है? गुड्स को स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। गुड्स स्टोर करना है, क्या है, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, मेरे प्रोडक्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज हमने पढ़ा था, कैरेज कैरेज क्या होता है? फ्रेट, गाड़ी भाड़ा, ठीक है। तो नाम देखो क्या है, आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होता, ये कैरेज आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब प्रोडक्शन हो चुका है और अब वो सेल करने के लिए बाहर जा रहा है, तो ये सेल्स एक्सपेंस हुआ कि नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर ये कैरेज इनवर्ड होता तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। आगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न मतलब कुछ गुड्स बेचा था, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअल सेल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सेल हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट क्या होता है? इंडिया के बाहर गुड्स सेल करेंगे हम लोग तो एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो एक्सपोर्ट करना मतलब क्या मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं, ये तो मेरा सेल्स एक्सपेंस है ना, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, हम सेल करने जा रहे हैं कुछ, तो ये मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कस्टम्स ड्यूटी, कल ही हमने पढ़ा था। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी वो होता है जो गुड्स इंपोर्ट करते वक्त हमारी बाउंड्री में, इंडिया की टेरिटरी में एंटर करने से पहले एक टाइप का टैक्स पे करना होता है हमें, वो टैक्स होता है कस्टम ड्यूटी। मतलब ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो परचेस रिलेटेड मतलब ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट आगे है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनको क्रेडिट में गुड्स सेल किया है, तो ये हमारी क्या हो गई? एसेट हो गई, उनसे पैसा अब तक आया नहीं है। सन्ड्री डेटर्स हमारे लिए एसेट है, बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, एसेट, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे। फैक्ट्री रेंट,
फैक्ट्री रेंट, देखो नाम से ही पता चल रहा है फैक्ट्री रेंट ना, फैक्ट्री के लिए हमें पता है ये अकाउंट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम ये मेरी फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर परचेज रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये करस्पॉन्डेंस वगैरह, लेटर भेजना, कुरियर भेजना, ये सब काम कहाँ पे होते हैं? ऑफिस में। ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये हो गया हमारा डेबिट साइड क्वेश्चन का, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड में आते हैं, सबसे पहला है सेल्स। सेल्स क्या है? इनकम। और डायरेक्ट इनकम की इनडायरेक्ट इनकम, तो डायरेक्ट इनकम गुड्स बेचेंगे, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। हमारा मेन बिजनेस है सेल्स करना, और मेन बिजनेस है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे। लेकिन याद रखना सेल्स रिटर्न एक हमने इसके पहले पढ़ा था, सेल्स रिटर्न था, याद है? कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया था, तो हम क्या करेंगे? सेल्स लिखेंगे इनर कॉलम में, और जो भी रिटर्न हुआ था वो क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे, और जो भी फाइनल अमाउंट रहेगा वो हम आउटर में लिखेंगे। ठीक। नेक्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। लेकिन डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स में इन्वेस्ट करने से जो भी रिटर्न में मिलता है इनकम, उसे डिविडेंड बोलेंगे। तो ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्लियरली पता चल रहा है परचेज किया था, जो भी परचेज किया था उसमें से कुछ गुड्स हमने रिटर्न किया। अब परचेज रिटर्न परचेज में से लेस करेंगे, ठीक है, इनर में लिख के। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिटर्स मतलब उन लोगों से जिनसे हमने गुड्स परचेज किया था लेकिन क्रेडिट में, उधार में, ठीक है। उधार में अगर परचेज किया तो उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा मतलब वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है 10% बैंक लोन। बैंक लोन देखना, बैंक लोन हमारे लिए लोन हुआ ना, लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड लिखेंगे। एक चीज़ उसके नीचे और दिया है, देखो ब्रैकेट में डेट दिया है, कल हमने पढ़े थे। ब्रैकेट में लिखा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। लोन लिया कब था? 1 जुलाई को, मतलब इसी साल में लिया था, 2018 को। हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, मतलब इसी साल लिया था। तो देखो कल हमने पढ़ा था कि अगर लोन वगैरह में डेट दिया है तो वो लोग क्या चाहते हैं हमसे कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, तो ये इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा क्योंकि उन्होंने डेट दिया है परचेस का। और ये लोन पे का इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया होगा अब तक, लोन पे का इंटरेस्ट अब तक हमने पे नहीं किया होगा, इसीलिए उन्होंने डेट दिया। देखो किधर ही दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट पे किया है, तो अब हम करेंगे इसको। इसे हम लोग क्या बोल रहे थे? कल हमने किया था ना कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स। आखिर की कल दो जो एडजस्टमेंट थी ना वो हिडन एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसका भी 2 इफेक्ट ही जाएगा। तो 2 इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? याद है कुछ? इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए एक्सपेंस है। और कौन सा? तो डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, चलो एक इफेक्ट हो गया, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट है ना, हिडन एडजस्टमेंट, 2 इफेक्ट जाता है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो ये जो इंटरेस्ट है ये अब तक पे करना बाकी है, पे किया नहीं है, तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई एक हिसाब से। तो जो लोन हम यहाँ पे लिखेंगे ना उसमें ही ऐड कर देंगे। सॉल्व करेंगे, हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल तो हम ओरल ही कर रहे हैं। लास्ट में लिखा है अदर रिसिट्स। अदर रिसिट्स मीन्स ये भी इनडायरेक्ट इनकम हुआ, इनडायरेक्ट और इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो चुका है। अब हम आते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट हमने देखा था कल एडजस्टमेंट में, एक जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस देखना, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या था? कल हमने किया था ना एडजस्टमेंट नंबर 2। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2 इफेक्ट जाता है। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या? इतना वेजेस अभी भी पे करना बाकी है, वेजेस पे करना बाकी है, हमने पे किया नहीं है, तो ये इस साल का ही होगा ना, बाकी है ना पे करना, मतलब इस साल का ही होगा। और इस साल का तो सभी एक्सपेंस हमें लेना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे? ऑलरेडी जो वेजेस लिखते हैं ना हम लोग, उन वेजेस में ये आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर देंगे। इसी साल का था ना,
इसलिए ऐड कर देंगे। एक इफेक्ट हुआ ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि वेजेस लिखते ना वहाँ पे, उसमें ऐड कर देंगे। दूसरा, जब तक पे हुआ नहीं, पे करना बाकी है, तो पे करना बाकी है मतलब एक्सपेंस पे करना बाकी है, अपने ऊपर लायबिलिटी हो गई। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेजेस को किस तरह से लिखना है देखो। पहले हम जो ट्रायल बैलेंस का वेजेस है ना उसको इनर में लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग वाला ऐड करेंगे और फाइनल अमाउंट बाहर लिखेंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जब वेजेस लिखेंगे ना आउटर में नहीं इनर में लिखना है। याद रखना ये जो दो कॉलम है ना, ये इनर कॉलम है या आउटर कॉलम है। इनर कॉलम होता है वर्किंग करने के लिए और आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखी जाती है। तो याद रखना किसी भी इनकम एक्सपेंस पे या फिर असेट्स लायबिलिटी पे कोई एडजस्टमेंट हो ना, उसमें ऐड करना है, कुछ लेस करना है, तो उसे ना पहले इनर में लिखना, फिर बाद में जो एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके बाद उसको एडजस्ट करके बाहर लिखेंगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स आइटम्स को टिक कर लेंगे। जैसे वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे आउटस्टैंडिंग है, वेजेस को टिक कर लेंगे ताकि पोस्टिंग करते वक्त हमें याद रहे कि इसको हमें इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, दो इफेक्ट हमने अभी देखा। तीसरा, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹800। बैड डेट्स, देखो बैड डेट्स हुआ, कल हमने बैड डेट्स पढ़ा था ना। बैड डेट्स दो टाइप का होता है, एक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है और एक एडजस्टमेंट में। ये एडजस्टमेंट में दिया है, दो इफेक्ट जाएगा इसका। क्या रहेगा दो इफेक्ट इसका, बैड डेट्स हुआ, पैसा डूब गया, बैड डेट्स, जो भी डेट्स था डूब चुका है, पैसा चला गया, नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ, लॉस हुआ। लॉस कहाँ पर लिखा जाता है, लॉस देखो, लॉस डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में लिखेंगे। लेकिन कहाँ पर लिखेंगे, ट्रेडिंग की डेबिट, ट्रेडिंग की P&L। तो ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या लॉस कहेंगे इसको, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कल हमने जो फॉर्मेट बनाया था ना यहाँ पे 4 लाइन का, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम यहाँ पे वो फॉर्मेट बना लेंगे और बैड डेट्स में इसमें ऐड कर देंगे। तो एक इफेक्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्यों, क्योंकि लॉस है हमारा। दूसरा इफेक्ट, बैड डेट्स हुआ मतलब हमें जो पैसा आने वाला था वो अब नहीं आएगा, डूब गया पैसा। तो एक्चुअल में ये हमारे लिए एसेट था, सन्नी डेटर्स एसेट में लिखा था ना हमने। हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर्स की लिस्ट थी एक्चुअल में। ये डेटर्स क्या होता है, लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स जिनसे हमें पैसा आने वाला है। अब तो डूब गया ना, अब वो लिस्ट में से हटा दो उसका नाम, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेटर्स में से लेस कर देंगे, दूसरा इफेक्ट। आगे, मेंटेन RDD 3% ऑन सन्नी डेटर्स। डेटर्स पे RDD मेंटेन करना है 3%। RDD क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट, RDD का फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें डाउट है कि कुछ डेटर्स शायद पैसा नहीं देंगे और हमें पक्का पता है कि ये लोग नहीं देंगे, डाउटफुल है, लेकिन फ्यूचर में वो लोग नहीं देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको असली में लॉस हुआ है ऐसा मान के इसका एक इफेक्ट देंगे, दो इफेक्ट देंगे इसको। तो इसका इफेक्ट जो होता है ना वो सेम बैड डेट्स के ही जैसा होता है। RDD का दो इफेक्ट सेम बैड डेट्स की तरह ही होता है। इससे भी हम लोग लॉस मान के चलेंगे और सेम P&L के डेबिट में एक इफेक्ट और दूसरा डेटर्स में से लेस कर देंगे इसको, ठीक है। आगे, फोर्थ, गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने देखा होगा ना, कभी कभी फ्री सैंपल मिलता है, फ्री में कुछ मिलता है ना। कभी कोई बिस्किट के ऊपर, बिस्किट का पैकेट होता है उसके ऊपर हमें कुछ छोटा मोटा चॉकलेट मिल जाएगा। कभी कभी न्यूज़पेपर्स में कुछ पाउच हो जाएगा, शैम्पू का पाउच, कुछ मसाले का पाउच, तो फ्री सैंपल है। कंपनी के लिए तो वो एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। इसका दो इफेक्ट जाएगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। कंपनी के पास से तो गुड्स जा रहा है ना, हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, गुड्स गोज आउट। किसी भी रीज़न से अगर गुड्स हमारे से जा रहा है तो हम उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, चाहे वो सेल्स हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट, फ्री सैंपल हो, पार्टनर लेके जा रहा हो, आग लग गई, जल गया, नुकसान हो गया, कुछ भी होने दो, क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे गुड्स गोज आउट होना चाहिए। ये भी गुड्स गोज आउट है ना, तो इसे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा, हमारे लिए ये फ्री सैंपल लॉस हुआ कि नहीं, एक्सपेंस हुआ, ठीक है, क्योंकि फ्री में दे रहे हैं। फ्री में देंगे तो कस्टमर से तो कुछ मिलेगा नहीं हमें पैसा,
ये फ्री में जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा एक तरफ से एक्सपेंस हुआ। हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक टाइप का ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ही हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस साइड मतलब डेबिट साइड लिखेंगे, P&L के एडवर्टाइजमेंट ये नाम देंगे उसको। दूसरा इफेक्ट हुआ ये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड, 2000 का गुड्स सेल किया एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कुछ सेल हुआ था, कब हुआ था देखो, ऑन सेल भी हो गया और डिलीवरी भी हो गया उस गुड्स का, कस्टमर को दे दिया हमने कब, 31 मार्च 2019। ये हमारा ईयर एंड है, साल का आखिरी दिन है हमारा 31 मार्च 19। इस दिन हमने क्या कर दिया, गुड्स को डिलीवरी भी कर दिया। मतलब एक्चुअल में सेल कब था हमारा, ये इसी साल का है, भले से आखिरी दिन हुआ लेकिन सेल तो इसी साल हुआ है ना। तो इस साल का सेल था, इसी साल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन वो सेल रिकॉर्ड हुआ है क्या, देखो फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पांचवा एडजस्टमेंट देखो, एंड के बाद लिखा है डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 19 बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंट्री पास किया ही नहीं, सेल था एंट्री पास किया ही नहीं। एंट्री तो पास करना ज़रूरी है ना, सेल्स रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, ये इसको हम लोग लिखेंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्या बुलाया था इसको, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब देखना, ये एडजस्टमेंट हमने कल नहीं किया था, ये कभी कभी आता है लेकिन कल नहीं पढ़ा था, तो आज हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है। अनरिकॉर्डेड सेल्स, एक्सप्लेनेशन तो दे दिया मैंने, अब इसका दो इफेक्ट देखेंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स, एक्चुअल में सेल्स तो है हमारा इसी साल का, तो क्या करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, ये इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सेल्स में ऐड कर देंगे ना, हो गया सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स में ऐड कर देंगे जो भी सेल्स लिखा था, तो सेल्स में ऐड कर देंगे, फर्स्ट इफेक्ट हुआ। दूसरा, हमें एक एजम्पशन लेना हमेशा अनरिकॉर्डेड सेल्स का। एजम्पशन ये होता है, कोई भी चीज़ अनरिकॉर्डेड है ना, अब ये सेल हुआ है तो एजम्पशन ये रहेगा ये क्रेडिट सेल है, उधार में ही बेचा होगा इसे, ये एक एजम्पशन लेना, ये पकड़ के चलना उधार में ही होगा। अब देखना, उधार में हमने कस्टमर को सेल किया है गुड्स, अगर सेल किया है उसे पैसा नहीं आया ना, तो इसे कस्टमर को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलेंगे। मतलब एक और एसेट है ना अपनी, ये कस्टमर से पैसा आने का बाकी है तो ये हमारी एसेट हो गई, और इसे कहा जाता है सन्ड्री डेटर्स। तो बैलेंस शीट में डेटर्स में भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में टिक करके रखना है हमें कि इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये था हमारा आखिरी एडजस्टमेंट। तो देखना, हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, अब एक एक करके हम लोग इसको पोस्ट करेंगे। देखना अभी इसका पोस्टिंग कैसे होता है, ध्यान देना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस को पूरा पोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पे आएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट को बाद में करना है, पहले ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। सबसे पहले है हमारा स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक है ना 8700, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 8700। फिर है परचेस 18300। परचेस कहाँ पे लिखा था, परचेस क्या है हमारा, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस टू परचेस। देखना, इसको हमने अंदर लिखा है क्योंकि परचेस कुछ रिटर्न था ना, इस पर कुछ एक एडजस्टमेंट आने वाला है, इसमें से कुछ माइनस करना है, फाइनल अमाउंट हम लोग बाहर लिखेंगे, इसलिए इसे इनर में लिखा। परचेस के बाद है वेजेस। वेजेस भी मेरा फैक्ट्री का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस टू वेजेस, इसका अमाउंट था 1000। इसको भी मैं इनर में ही लिखूंगा क्योंकि इस पर भी एक एडजस्टमेंट आने वाली है ना आउटस्टैंडिंग वेजेस की, तो इसे इनर में लिखेंगे, बाद में जो भी एडजस्टमेंट होगा एडलेस करके आउटर में फाइनल अमाउंट लिखेंगे। वेजेस के बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पता था हमें क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, बोला नहीं है ना, फैक्ट्री इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस टू
इंश्योरेंस और इसका अमाउंट है 800। कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर में लिखा। अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400। अनप्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है, डायरेक्ट नहीं है वो, एक्स्ट्रा लेबर्स थे। अनप्रोडक्टिव वेजेस इसका अमाउंट है 1400। अनप्रोडक्टिव वेजेस के बाद वेयर हाउस रेंट 600। वेयर हाउस रेंट देखो, वेयर हाउस रेंट है ना, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। वेयर हाउस रेंट अमाउंट 600। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड 1200। देखो कैरेज आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं है। बना हुआ माल बाहर जा रहा है, कैरेज आउटवर्ड 1200। कैरेज आउटवर्ड के बाद सेल्स रिटर्न 600। सेल्स रिटर्न है ना, सेल में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल हम कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट में, तो उसमें से माइनस करना है ना। तो अभी तक हमने सेल्स लिखा नहीं है, तो ठीक है, जब आएगा तब लिख लेंगे। अभी फ़िलहाल सेल्स रिटर्न लिख लेंगे। सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न 600। माइनस करना है, माइनस वाला साइन हम, माइनस वाला अमाउंट हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सेल्स रिटर्न के बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट करें हम लोग गुड्स, सेल करेंगे बाहर, सेल का एक्सपेंस है ये, तो पीएनएल अकाउंट इसका अमाउंट है 1400। उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी 800। कस्टम ड्यूटी कब पे करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और वो हमारी टेरिटरी में एंटर होने से पहले पे करना पड़ता है, मतलब वो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। तो 2 कस्टम्स ड्यूटी अमाउंट है 800। आउटर में लिखेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री डेटर्स 40,000। देखना, वैसे हमें बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं, हम लोग इसको प्रैक्टिस के लिए बना रहे। तो सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है 40,000। इनर में लिखेंगे इसको, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है ना। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 15,700। इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिखेंगे। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का अकाउंट पता है हमें, डायरेक्ट है एक्सपेंस ही। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट अमाउंट है 1600। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम ये सब एक्सपेंस मेरे ऑफिस के, फैक्ट्री के नहीं है, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। इस तरह से डेबिट साइड हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। सेल्स 68,000, सेल्स डायरेक्ट इनकम, सेल्स 68,000। इनर में क्यों लिखा, क्योंकि देखो उसमें से कुछ और लेस करना है, ठीक है। स्पेस क्यों छोड़ा ये, स्पेस क्योंकि और एक एडजस्टमेंट है, पता है ना, अनरिकॉर्डेड सेल्स था एक, इसलिए उसे छोड़ा है, क्योंकि उसमें और कुछ ऐड करना है, रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना, अब रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है डिविडेंड 2000। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड शेयर्स पे जो भी रिटर्न मिलता है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। इनडायरेक्ट इनकम है ये, तो इनडायरेक्ट इनकम मतलब पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिविडेंड रिसीव्ड
इसका अमाउंट है 2000। नेक्स्ट क्या है देखो, परचेस रिटर्न 500। परचेस रिटर्न, परचेस जो किया था उसमें से कुछ रिटर्न किया, परचेस में से लेस कर देंगे। देखो परचेस लेस परचेस रिटर्न 500 माइनस कर देंगे। देखो कितना आता है, 18,300 माइनस 500 17,800। ठीक है, इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,000। क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी होती है। हो सकता है ये परचेस हमने उधार में खरीदा हो, परचेस उधार में किया हो तो उनको अमाउंट पे करना अभी भी बाकी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। अमाउंट है 13,000। नेक्स्ट 10% बैंक लोन 8,000। बैंक से लोन लिया होगा ना हमने, बैंक को थोड़ी लोन देंगे, बैंक से लोन लिया होगा, हमारे लिए लायबिलिटी 10% बैंक लोन 8,000। लेकिन ब्रैकेट में ना कुछ डेट दिया है, देखो परचेस का डेट दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। ये डेट अगर हमें दिया होता है, हमें पता है क्या होता है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हिडन एडजस्टमेंट दिया है, और हिडन एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट ही ना, उसका इफेक्ट जाएगा 2। और हिडन एडजस्टमेंट को याद रखना, उसको बाद में मत करना, हिडन एडजस्टमेंट को उसी टाइम कर लेना हमें। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इफेक्ट दे देंगे इसका। देखना इनर में क्यों लिखा है, क्योंकि इसका इफेक्ट जाएगा। इंटरेस्ट पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। एक्चुअल में ये भी हमारा वर्किंग नोट ही है, बैलेंस शीट भी वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट ढूंढेंगे हम लोग। देखना कितना है, लोन के ऊपर 10% इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट पे करना है हमें पूरे साल भर का नहीं करना है, क्योंकि हमने लोन लिया ही कब था, 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई को लिया था, मतलब जुलाई से लेके 31 मार्च तक ही हमने यूज़ किया उसे। तो इतने ही दिन का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो पहले देखना पड़ेगा कितने महीने यूज़ किया। 1 जुलाई, जुलाई के पहले तारीख से देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स, 9 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा, तो 600। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। नेक्स्ट, अच्छा अमाउंट तो मिल गई, इसका 2 इफेक्ट देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे लोन पे करेंगे हम लोग, हमारे लिए ये एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस कहाँ पे लिखा जाता है, P&L के डेबिट में, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 600, एक इफेक्ट हुआ। दूसरा, ये इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, पेएबल है, पे करना बाकी है, अक्रूड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ये इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी होगी ना, पे करना बाकी है। तो क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में ही लिखेंगे, लेकिन इस लोन की अमाउंट में ही ऐड कर देंगे, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट 600, आउटर में फाइनल अमाउंट लिखेंगे 8,600। समझाइए। आगे हिडन एडजस्टमेंट था, फिर है अदर रिसीट्स। रिसीट्स है कुछ और दूसरा कुछ अदर इनकम रहेगा, है तो इनकम ना, और अदर है मतलब इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे P&L के क्रेडिट में, अदर रिसीट्स, अमाउंट है 1000। इस तरह से ट्रायल बैलेंस का सभी पोस्टिंग हमने कर दिया है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स लेंगे। देखना, एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400। हमने देखा था एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट क्या आता है। क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक
फर्स्ट इफेक्ट अमाउंट 15,400। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, अगर तुमको याद होगा अच्छे से रिवाइज करोगे तो याद ही हो जाएगा, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये मैंने जगह क्यों छोड़ा हो, क्योंकि डेटर्स पे कुछ एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट आने वाली है, इसलिए उसके लिए जगह छोड़ा मैंने, बाकी अगर नहीं होता तो जगह नहीं छोड़ता। दो इफेक्ट दे दिया क्लोजिंग स्टॉक का, दो इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ये हमने कल देखा था, पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस देखो, वेजेस हमने यहाँ पे लिखा था, आउटस्टैंडिंग अभी भी, तो ये क्या है फिर, ये तो हमने अब तक पे किया, आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी भी पे करना बाकी है, बाकी है मतलब इसी साल का होगा ना, वो इसी साल में से कुछ पे करना बाकी है, तो इस साल का तो पूरा एक्सपेंस लिखना ज़रूरी है ना, हमने कल ही देखा था, इस साल का पूरा एक्सपेंस आएगा तो ही सही प्रॉफिट मिल पाएगा, तो सही प्रॉफिट मिलना चाहिए, एक्सपेंस भी सही होना चाहिए, तो जो बाकी था ना उसे हम लोग वापस से रिकॉर्ड कर देंगे। कल पढ़ा था हमने, क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस को कंप्लीट करना है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, कितना है आउटस्टैंडिंग का 500, देखो ये हो जाएगा 1,500 टोटल वेजेस, ये अब तक पे किया था 1,500, अभी भी आउटस्टैंडिंग था, मतलब है तो इसी साल का ना, टोटल हमारा वेजेस हो गया 1,500। 500 हम लोग बाद में पे करेंगे, लेकिन एक्सपेंस पे करना तो है ना, पे करना बाकी है, हमारे लिए वो लायबिलिटी होगी वो 500 रुपये की अभी भी, तो क्या करें हम लोग, इसको लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। दूसरा इफेक्ट है ये, आउटर कॉलम में 500, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्नी डेटर्स। एक्चुअली इसमें दो एडजस्टमेंट एक साथ, एक नहीं दो एडजस्टमेंट है, एक है बैड डेट्स का और दूसरा है RDD का। याद रखना जब भी ये दो एडजस्टमेंट आएंगी ना, दोनों में से पहले हमें बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करना है, इसका दो इफेक्ट पहले दे दे रहे हैं, RDD उसके बाद, ये क्यों, ये याद रखना, पहले क्या करना है बैड डेट्स RDD उसके बाद, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, देखना अभी समझ लेते हम लोग। पहले हम लोग बैड डेट्स का दो इफेक्ट देते, बैड डेट्स क्या था हमने कल ही पढ़ा था, बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, कस्टमर से पैसा जो आने वाला था उधार में बेचा था उसको, तो पैसा डूब चुका है, नुकसान होगा, लॉस हुआ, पहला इफेक्ट यहाँ पे दे दे। याद है हमने कल RBDD का एक फॉर्मेट पढ़ा था कल पिछले लेक्चर में, उसे ना हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पहले, टू RBDD अकाउंट, फिर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे इसका बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD और लेस ओल्ड RDD, ये फॉर्मेट बन गया। अब हम देख रहे हैं बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया है, कल हमने देखा था अगर एडजस्टमेंट में कोई भी बैड डेट्स दिया होगा उसका दो इफेक्ट जाता है, एक तो बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, लॉस हुआ, लॉस डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद है नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट में लिखेंगे लॉस और कहाँ पे लिखेंगे, ये बैड डेट्स में। यहाँ पर दो बैड डेट्स देखो, ये बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स, कल हमने देखा था सिर्फ बैड डेट्स अगर दिया होता ना तो ये होता ट्रायल बैलेंस में, लेकिन ये एडजस्टमेंट वाला है ना, तो ये न्यू बैड डेट्स हमें यहाँ पर लिखना है, इसका अमाउंट है 800, देखो एक इफेक्ट हुआ, बैड डेट्स का एक इफेक्ट हुआ। दूसरा पैसा डूब गया ना, जो पैसा आने वाला था अब वो नहीं आएगा, मतलब अब वो हमारी एसेट नहीं रही ना, एक्चुअल में ये जो पैसा डूबा है किसने डूबा है, डेटर्स ने, बहुत सारे डेटर्स थे उसमें से कुछ 800 रुपये के जो डेटर्स थे उन्होंने पैसा डुबा दिया, मतलब अब वो आएगा क्या, अब वो हमारी एसेट रही क्या, नहीं ना, तो क्या करेंगे उसको हम लोग लेस करेंगे, लेस न्यू बैड डेट्स, ₹800 देखो डूब गया पैसा,
है ना, लेस कर दिया। तो दो इफेक्ट, पहला बैलेंस शीट के P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, न्यू बैड डेट्स 800। दूसरा हमारे डेटर्स कम हो गया, पैसा तो नहीं मिलेगा तो डेटर्स में से हटा दो, उसको हटा दिया, 800 माइनस कर दिया, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जो भी माइनस वाला है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले नेक्स्ट RDD, दूसरा एडजस्टमेंट है इसी में दूसरा, वो वाला लिखेंगे हम लोग। RDD क्या बोला है कि मेंटेन 3% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स पे 3% RDD। RDD क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब हमें लग रहा है कि वो शायद पैसा नहीं देंगे, डुबा देंगे, तो हम उसको भी लॉस ही पकड़ के चलते हैं, लेकिन कितना, तो उन्होंने बोला 3% ऑन डेटर्स। तो देखो इसके लिए हम लोग 3% कैलकुलेट कर लेते पहले, वर्किंग नोट नंबर 3 RDD, ठीक है। अब 3% लेकिन किसका, मैंने अभी बोला था ना कि अगर दो एडजस्टमेंट दिया, बैड डेट्स और RDD दोनों दिए, तो पहले क्या लेंगे हम लोग, पहले हम लेंगे बैड डेट्स और फिर RDD, क्योंकि ये जो RDD का परसेंट दिया ना 3%, ये 3% डेटर्स का है, क्या है ये 3% डेटर्स का 3%। तो डेटर्स का अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होना, सही अमाउंट अवेलेबल होना ज़रूरी है। अब ये सही अमाउंट मतलब क्या, देखना हमारे पास डेटर्स का 40,000 का अमाउंट है, उसमें से कुछ पैसा डूब गया 800 रुपया, तो हम कौन सा वाला लेंगे, तो हम वही डेटर्स लेंगे जो एक्चुअल डेटर्स का अमाउंट होता है। हमारे पास 40,000 तो वो तो पहले वाला एडजस्ट अमाउंट है ना, और कुछ पैसा डूब गया मतलब अभी फ़िलहाल हमारे पास डेटर्स कितने हैं वो हमें पता चलना चाहिए। तो 40,000 नहीं ले सकते हम लोग, -800 करना पड़ेगा। अब 40,000 -800 जो भी अमाउंट आएगा उस पर हम लोग 3% ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, डेटर्स पे ना एक और एडजस्टमेंट आने वाली आगे चल के, और वो है अनरिकॉर्डेड सेल्स की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल हुआ था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है। इसका दो इफेक्ट क्या जाता है, एक तो सेल्स में ऐड करेंगे, ऐड टू सेल्स, ठीक है, तो सेल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, रिकॉर्ड हो चुका है। दूसरा इफेक्ट हम लोग देते हैं, ये उधार है ना, हमने एक एजम्पशन लिया था कि अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो जो सेल हुआ है वो उधार में हुआ है। उधार में मतलब पैसा अब तक आया नहीं है, पैसा फ्यूचर में आएगा, हमारे लिए वो एसेट बन गई, एसेट बन गई, फ्यूचर में आएगा, मतलब वो हमारे डेटर्स होते ना, तो डेटर्स में भी तो ऐड करना पड़ेगा। जो आगे चल के एडजस्टमेंट आने वाली है उसमें भी तो कुछ अमाउंट हमें डेटर्स में ऐड करनी है ना। तो एक्चुअल में हमारी डेटर्स की जो अमाउंट है ये गलत अमाउंट है, ये करेक्ट अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि डेटर्स 40,000 में से 800 तो डूब गया, तो जो बचा 39,200 वो भी करेक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक सेल हमने रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ये वाला, और पैसा आने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसका डेटर्स का वैल्यू इसमें ऐड करना पड़ेगा, और फिर जो अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर 3% लेना है। अब समझ में आया, ठीक है। फिर से एक बार बता दूँ, हम 40,000 -800 ही कर लेते, लेकिन डेटर्स में एक और अमाउंट हमें लिखना बाकी है जो अनरिकॉर्डेड सेल्स था। एक बार हमने अगर वो लिख दिए, उसके बाद हमें करेक्ट अमाउंट मिलेगी और फिर 3% लेंगे हम लोग उसके ऊपर। तो फिलहाल के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका एक इफेक्ट पेंडिंग रखेंगे, या फिर पहले ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम 3% कैलकुलेट कर लेंगे। तो ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। देखना, तो हम एक काम करते हैं, वो जो डेटर्स का वो अनरिकॉर्डेड सेल्स का ना एक इफेक्ट दे देते हैं, अभी फ़िलहाल दे देते हैं, तो पेंडिंग नहीं रहेगा कुछ। दो इफेक्ट था, दोनों इफेक्ट दे देंगे। वो लास्ट एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं अभी, चलो। गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड, 2000 का गुड्स हमने सेल कर चुके थे, एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019, सेल भी हो चुका था, डिलीवरी भी हो चुका था, गुड्स का माल चले गया, बिक चुका है। बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन अब तक हमने एंट्री पास नहीं किया, ठीक है। अब एंट्री पास नहीं हुआ है मतलब बुक्स में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, सेल्स रिकॉर्ड हुआ नहीं है, सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो, ऐड अनरिकॉर्डेड
सेल्स 2000 सेल्स में ऐड कर दिया। दूसरा इफेक्ट क्या था, उधार में था ना, मतलब डेटर्स भी अपने बढ़ेंगे। ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब ये हमें सही अमाउंट देगा 40 + 2 42, 42 माइनस 800 41 200। हमने क्या किया, लास्ट वाला एडजस्टमेंट उसका दोनों इफेक्ट दे चुके हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डेटर्स का हमें जो अमाउंट चाहिए था ना, वो करेक्ट अमाउंट अब हमारे पास अवेलेबल है 41 200। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो RDD था ना, उसका दो इफेक्ट दे सकते हैं। देखो RDD कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग 41 200 इंटू 3%। 41 200 इंटू 3%, देखो 2 0 गया, इसका 3 इंटू 412, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, 1236 1236 ये हमारा RDD का अमाउंट मिला। बस अभी दो इफेक्ट देना है, RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके पहले ही देखा था। एक्चुअल में बैड डेट्स होने दो या फिर रिजर्व क्रिएट करें हम लोग, दोनों का इफेक्ट सेम जाता है, मतलब ये लॉस मान के ही चलेंगे। लॉस हुआ, देखो न्यू RDD, ये हमारा न्यू RDD, ओल्ड नहीं, ओल्ड होता तो ट्रायल बैलेंस में होता, ये एडजस्टमेंट में, इसलिए न्यू 1236 एक इफेक्ट। दूसरा एक्चुअल में लॉस हो गया मान के चल रहे हम लोग, तो जो आने वाला था ना डेटर से पैसा, वो अब नहीं आएगा, ऐसा हम लोग समझ के माइनस कर देंगे, तो न्यू RDD भी माइनस कर देंगे 1236। ठीक है, आया समझ में ये। आगे इसको माइनस भी कर लेते, 39,964। आगे देखो दोनों इफेक्ट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 3, RDD का दोनों इफेक्ट हो चुका है। RDD एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके बाद है नंबर 4, गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल। दो इफेक्ट देखना है इसके। एक इफेक्ट, पहले तो गुड्स हमारे पास से चले जाएंगे, और गुड्स जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अमाउंट है 1800। एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट दिखना भी, एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट हुआ ना, ये हमने अभी देखा था, गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दे सैंपल, ये हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट का ही एक्सपेंस माना जाता है। तो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मतलब मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट 1800। और लास्ट का एडजस्टमेंट हमने अभी भी किया था, एडजस्टमेंट नंबर 5, अनरिकॉर्डेड सेल्स। इस तरह से हमारा पूरा पोस्टिंग एडजस्टमेंट के साथ हो चुका है। अब हमें करना क्या है, लास्ट सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो भी बैलेंस आएगा हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने ही बोला है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी बैलेंस है बचेगा यहाँ पे, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कैपिटल अकाउंट दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इधर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और ये टैली नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए, देखो ये वर्किंग भी हमें समझ गई इसी बहाने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक ही टोटल करके क्लोज करेंगे और छोड़ देंगे इसको। तो इसका टोटल लेते हैं। देखना सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ याद रखना, जो भी इनर में अमाउंट है ना, वो आउटर में सही तरीके से लिया है हमने, देखना है वो। देखो यहाँ पे तो था सही,
इसका टोटल लेते हैं 68 प्लस 2 70 माइनस 600 69,400 ठीक है। फिर ये हो गया। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल लेंगे। पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 86,600, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल आता है 30,400। एक बात याद रखना, मैं अभी टोटल डायरेक्ट किया हूँ। हम जब भी अमाउंट लिखेंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस ऐसे ही करना कि इसको थोड़ा लाइन में लिखना है, एक के नीचे, नहीं तो टाइम बचेगा ना इससे हमारा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लास्ट पेज पे सभी टोटल लिखेंगे, फिर वहाँ पे टोटल करेंगे। उससे अच्छा यहाँ पर ही लिखना है टोटल करके। ये रफ वाला अमाउंट लिख रहा हूँ मैं। देखना, डेबिट का टोटल कम है, एक्सपेंस कम है, क्रेडिट का ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड लिखेंगे। 86,600, 86,600। यहाँ पे कम है ना, मतलब बैलेंस यहाँ पे बचेगा, और बैलेंस यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा देखो, माइनस करने के बाद 56,200। जैसे ही बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा, इसको मिटा देंगे, ये कुछ काम का नहीं है। यहाँ पर बैलेंस था ना, याद रखना, सेल्स वाला साइड ज़्यादा था, एक्सपेंस कम था, मतलब सेल्स ज़्यादा, प्रॉफिट, तो इसको नाम देंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये डेबिट था ना, यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगा वो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉड डाउन लिखेंगे यहाँ पे कैरी डाउन था, यहाँ पे ब्रॉड डाउन 56,200। अब क्या करेंगे, इसका टोटल लेंगे, लेकिन पहले देख लेंगे इनर का टोटल आउटर में लिया है कि नहीं। देखो यहाँ पे बाकी है 800 प्लस 1,236, ये हो जाएगा 2,036। अब हम इसका टोटल ले सकते हैं। वो ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल, पहले क्रेडिट का टोटल देखेंगे। क्रेडिट का टोटल आता है 59,200, रफ में लिख रहा हूँ मैं। डेबिट साइड का टोटल आता है 10,236। कौन सा ज़्यादा है, ऑफ कोर्स 59,200। तो जो भी बड़ा अमाउंट होता है उसे दोनों साइड लिख लो, और जो भी कम अमाउंट है वहाँ पर बैलेंस आएगा। और कितना, तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाता है 48,964। 48, जैसे ही ये मिल जाएगा इसको मिटा दो, ये कुछ काम का नहीं है। फिर से देखना, ये एक्सपेंस वाली साइड कम थी ना, तभी तो बैलेंस आया। एक्सपेंस कम, इनकम ज़्यादा, इनकम ज़्यादा मतलब प्रॉफिट, तो इसे हम लोग बोलेंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट नहीं करेंगे, और इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टैली नहीं हो पाएगा, हमारे पास इसका पूरा डिटेल नहीं था बैलेंस शीट का, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। वर्किंग नोट जो जो ज़रूरी है कैलकुलेशन करना है, हमें वर्किंग नोट में दिखाना है, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है, और इसी तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस होती जाएगी और ये अच्छे समझ में आएगा हमें। तो एक बार फिर से